आधुनिक सौंदर्य शास्त्र में मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस मनोवैज्ञानिक सौंदर्य शास्त्र की शुरुआत करने का, इसकी स्थापना करने का श्रेय सिगमंड फ्रॉइड नामक मनोशास्त्री मनोवैज्ञानिक को जाता है। फ्रॉइड का पूरा नाम सिगमंड श्लोमे फ्रॉइड है। 6 मई 1856 में इसका जन्म हुआ था और जन्म स्थान फ्रेजबर्ग रीजन के मोरेविया टाउन में हुआ था और ये जो स्थान है ये ऑस्ट्रिया नामक कंट्री में है। पहले ये जो स्थान है ऑस्ट्रिया नामक कंट्री में था, लेकिन अब यह स्थान वर्तमान में सेज रिपब्लिक नाम के राष्ट्र में, कंट्री में है। यूएनओ के द्वारा बहुत से छोटे छोटे देशों को राष्ट्र की मान्यता मिली हुई है। उसी में ये सेज रिपब्लिक है। स्पेलिंग इसकी CZECH है। इस स्थान पर सिगमंड फ्रॉइड का जन्म हुआ था और संभवतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया जर्मनी के अधिकार में था, तो कुछ पुस्तकों में सिगमंड फ्रॉइड को जर्मन होने का भी लिखा गया है कुछ पुस्तकों में कि ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। मृत्यु 23 सितंबर 1939 को हुई थी लंदन में 83 वर्ष की अवस्था में। इनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र सौंदर्य शास्त्र या कला का विश्लेषण करना या कला के सिद्धांतों की स्थापना करना नहीं था। इनका मुख्य कार्य मनोविश्लेषण और मनोचिकित्सा से संबंधित है। न्यूरोलॉजी, जो मस्तिष्क रोग से संबंधित चिकित्सक डॉक्टर होते हैं, वो ये थे। डॉक्टरी में, मेडिकल में इन्होंने MD की जो डिग्री है, जो मास्टर डिग्री है MD की, जो डॉक्टरों के पास होती है, ये इन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। मनोविश्लेषण शास्त्र के ये संस्थापक कहे जाते हैं। अवचेतन या अचेतन की जो अवधारणा है उसको विस्तृत रूप से स्थापित करने का, वैज्ञानिक रूप में उसका विश्लेषण कर उसको मान्यता देने का कार्य इन्होंने किया था। अचेतन शब्द तो पहले से प्रचलित था, लेकिन अचेतन की जो मान्यता है, उसकी जो अवधारणा है, वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने स्थापित की थी। इसलिए इन्हें अचेतन की अवधारणा का संस्थापक भी माना जाता है। 1938 तक फ्रॉइड वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ रहे। वहाँ उन्होंने न्यूरोपैथी, जो मस्तिष्क से संबंधित रोगों की जो चिकित्सा की जाती है वो, और मनोरोगियों की जो चिकित्सा की जाती है
यह कार्य इन्होंने किया। इस प्रकार के रोगियों को की चिकित्सा ये करते थे, उनका इलाज करते थे। ये काम करते करते इनका जो इंटरेस्ट है वो मनोरोगियों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये पूरी तरह से मनोरोगियों पर ही अध्ययन करने लगे और उनका इलाज करने लगे। इससे पहले मनोरोग की जो पद्धति थी, मनोरोगियों को ठीक करने की जो पद्धति थी, वो ये थी कि उनके अंदर किसी मनोरोगी के अंदर कोई विकार है, कोई ग्रंथि उसकी गड़बड़ है जो उसके चेतन मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है, परेशान कर रही है उसके, तो उसको दबा दिया जाता था, उसको भुला दिया जाता था। उस रोग को कोई दवा दे करके या कोई पैथी इस तरह की इस्तेमाल करके उस रोगी के मस्तिष्क से में अंदर दबा दिया जाता था। इन्होंने इस व्यवस्था को, इस प्रणाली को बदल करके मनोरोगियों की जो विकार हैं उन्हें बाहर निकालने का काम किया। तो कई मनोरोगी इन्होंने इस तरह से भी ठीक किए कि वो उन मनोरोगियों ने इनसे खुल कर के बात की कि उन्हें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उनके स्वप्न में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या उन्हें दिखाई देता है। तो कई मनोरोगी इस प्रकार से भी केवल बातचीत करने से, काउंसलिंग करने से ही स्वस्थ हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय कंट्रीज के बीच में आपस में बहुत राजनीतिक उठापटक हो रही थी और वहाँ जर्मनी में भी नाजीवादी प्रभाव बढ़ रहा था। हिटलर के नेतृत्व में, हिटलर जो तानाशाह था, उसके नेतृत्व में नाजीवादी प्रभाव यानी मानव अधिकारों को एक तरफ रख करके हिटलर के जो आदेश थे वही सर्वोपरि थे। तो इस तरह से तानाशाही प्रवृत्ति, नाजीवाद का अर्थ एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति है शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो वो तानाशाही के कारण फ्रॉयड को ऑस्ट्रिया छोड़ करके भाग करके इंग्लैंड जाना पड़ा 1938 में, और वहीं पर लंदन में 1939 में फ्रॉयड की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं, जो स्टडी की है, उनसे संबंधित उनके जो पुस्तकें और निबंध हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके निबंध या शोध पत्र हैं, या मनोरोगियों से संबंधित उन्होंने जो केस स्टडीज की हैं, उन केस स्टडीज को भी इन्होंने लिखा है और वो चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये इनके जो निबंध हैं, इनके रिसर्च पेपर हैं और इनके जो केस स्टडीज हैं, मनोरोगियों की जो केस स्टडीज हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं मनोरोगियों के इलाज के लिए, और आगे की पीढ़ी के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, स्वप्नों की व्याख्या, 1899 में प्रकाशित हुई थी। लियोनार्डो दा विंसी, जो 16वीं शताब्दी के इटली के महान चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंसी, उनकी कलाकृतियों के विश्लेषण से संबंधित भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी
उनकी पुस्तकों कलाकृतियों का विश्लेषण इन्होंने किया था कुछ का, तो वो 1910 में प्रकाशित हुई। टोटम एंड टैबू नाम की पुस्तक 1913 में प्रकाशित हुई। टोटम और टैबू, टोटम जो का अर्थ है जाति प्रतीक, और वर्जनाएं। टोटम जाति प्रतीक जो बहुत से कबीलों के, बहुत सी जातियों के कोई न कोई महत्वपूर्ण प्रतीक होता है, प्रतीक चिन्ह होते हैं वो। और टैबू जो ऐसे कार्य जो सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से, सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार निषिद्ध माने जाते हैं, वो टैबू कहे जाते हैं। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, आनंद सिद्धांत, ये 1920 में प्रकाशित हुई। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। एक और अन्य पुस्तक सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, ये 1930 में प्रकाशित हुई। मोसेस एंड मोनोथीज्म, ये 1939 में प्रकाशित हुई। मोसेस, मूसा जो पैगंबर हैं यहूदियों के, और मोनोथेइज्म एक ईश्वर से संबंधित है, ये यहूदी धर्म से संबंधित है। इन्होंने धर्म के लिए नहीं पुस्तकें लिखी, उस धर्म में का मनोवैज्ञानिक स्वरूप क्या है वो संभवतः इस पुस्तक में दिया होगा, क्योंकि धर्म का विवेचन करना, धर्म के विषय में लिखना इनका उद्देश्य नहीं था। इनका तो एक ही मात्र था, मनोविश्लेषण। तो मनोविश्लेषण की दृष्टि से ही इन्होंने सारी चीज़ों की व्याख्या की है, धर्म की, कलाओं की, सौंदर्य की, सभी की। फ्रॉइड ने मनोरोगियों का अध्ययन और उनका इलाज किया। इनमें से कुछ विशिष्ट मनोरोगियों की केस हिस्ट्री भी लिखी, जो मनोचिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण लेख और शोध पत्र हैं। पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़ें मैं। जो उनकी पुस्तकों, निबंधों के साथ साथ कई भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। मनोरोगियों का अध्ययन करते हुए फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण संबंधी अनेकों महत्वपूर्ण सिद्धांतों की स्थापना की थी। जो भी मनोरोग से संबंधित, मनोविश्लेषण से संबंधित जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, कला से संबंधित जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं फ्रॉइड ने, उन सब का मूल आधार मनोरोगियों की केस स्टडी से पर आधारित है। उन्होंने मनोरोगियों की जो स्टडी की थी वो महत्वपूर्ण चीज है इनके सभी सिद्धांतों में। फ्रॉइड की कला और सौंदर्य संबंधी अवधारणा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में परंपरागत सौंदर्य शास्त्र की अवधारणाओं को बहुत झटका लगा। इसका अर्थ है कि अब तक यूरोप में यथार्थवादी कला रची जाती थी और कलाकृति को रचने का उद्देश्य ये होता था कि सुंदर की अभिव्यक्ति हो, जो हमें, हमारे मन को और हमारी इंद्रियों को आनंदित करे। इस अवधारणा, हजारों साल से यही अवधारणा कला के संबंध में चली आ रही थी। तो इस चीज को से कलाकार ऊब चुके थे। यूरोप का वातावरण भी परिवर्तित हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध इस दौरान पूरे दुनिया ने झेला था। 1913 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो इन बड़े बड़े वैश्विक परिवर्तनों ने सौंदर्य के संबंध में, कला के संबंध में जो प्राचीन धारणाएं, परंपरागत धारणाएं थी,
उन सब को बहुत हानि पहुंचाई। उन सबको कलाकार और यहाँ के लोग त्याग देना चाहते थे और कुछ नया खोजने, नई चीज को ढूंढने की इनके मन में तीव्र इच्छा थी। प्रथम विश्व युद्ध तथा इसके परिणाम स्वरूप उपजी घोर निराशा, पूरे यूरोप में इस तरह का वातावरण था जो घोर निराशा वाला था। मृत्यु की आशंका, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और जीवन की अर्थहीनता, इस प्रकार के वातावरण ने कलाकारों व साहित्यकारों की कल्पना शक्ति को भी अत्यंत प्रभावित किया था। कलाकारों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करें क्या। पुरानी परंपरागत पद्धति पर चल करके सौंदर्य का सृजन करें तो उनका मन मस्तिष्क स्थिर नहीं था, उनके मन मस्तिष्क में सुंदरता नहीं थी, विकृतियां थी, आशंका थी, निराशा थी। इस कारण वो स्थिति उनकी खराब थी, कल्पना शक्ति उनकी अवरुद्ध थी, कार्य नहीं कर पा रही थी। शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। कला का नया और चकित और भौचक कर देने वाला रूप प्रस्तुत किया और उन्होंने इस प्रकार के घुटन भरे वातावरण में नए प्रकार की कला को जन्म दिया, जिसको देख करके लोग, जो दर्शक थे, वो चकित हो जाते थे, भौचक हो जाते थे और अपने मानसिक जो उलझने थी, बेचैनी थी, उसको उग्र रूप में बाहर निकालने का प्रयास करते थे। इसके इन वातावरण के, इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही यूरोप में दादावादी और अति यथार्थवादी कला का जन्म हुआ। ये दादावादी और अति यथार्थवादी कला जो यूरोप के कंट्रीज में, विशेषकर जर्मनी में विकसित हुई, तो इनका जो आधार था मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही इसके आधार थे। और इनकी स्टडी फ्रॉइड के सिद्धांतों के आधार पर ही हो पाती है, इनको समझा जा सकता है। दादावादी आंदोलन को, जो कला का आंदोलन है, इसको विनाशवाद भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें पारंपरिक कला के विनाश की घोषणा इन कलाकारों ने कर दी थी और नए तरह की चकित करने देने वाली, भौचक कर देने वाली कला कृतियों का सृजन ये कलाकार कर देते थे। कला, साहित्य, संगीत जगत में इस प्रकार की गतिविधियों ने कला और सौंदर्य की अवधारणा को मनोविज्ञान की ओर मोड़ दिया था। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां थी, कला सृजन था, ये केवल चित्रकला ही नहीं, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में भी इस तरह की कलाकृतियां रचने का साहित्य और संगीत के क्षेत्र में भी प्रचलन हो गया था। और दर्शक, जब इनकी प्रदर्शनियां होती थी तो दर्शक उग्र हो जाते थे इनकी कलाकृतियों को देख करके, और तोड़ फोड़ उस प्रदर्शनी में, उस गैलरी में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती थी, मारपीट शुरू हो जाती थी, जूते चप्पल फेंकना, अंडे टमाटर फेंकने वाला काम इस तरह के प्रदर्शनों में, संगीत समारोहों में, काव्य पाठ में हो जाता था। और जब ये इस तरह का घटनाएं घटती थी इन कलाकृतियों के प्रदर्शन में, वो चाहे संगीत समारोह हो, चाहे काव्य सम्मेलन हो, चाहे चित्र और मूर्तियों की प्रदर्शनी हो, तो जितना ज़्यादा इस तरह की उग्रता वहाँ होगी, उस प्रदर्शनी को उतना ही सफल माना जाता था। तो इन सब घटनाओं के पीछे
इन सब घटनाएं देखने सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन जब फ्रॉइड के मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांतों के आधार पर इन चीज़ों को समझा जाएगा तो हमें ये चीज़ें सही लगेंगी कि उस वातावरण में जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जन्मा था पूरे यूरोप में, और लोगों के अंदर घोर निराशा और बेचैनी और उग्रता और कुंठा गुस्सा भरा हुआ था, वो इसी प्रकार से बाहर निकल सकता था। इसीलिए इस तरह की कलाकृतियां इन कलाकारों ने रची। इसका फिर व्यवस्थित रूप अति यथार्थवादी कला में देखने को मिला, जहां इस तरह की गतिविधियां न होकर के कुछ संयमित वातावरण में कलाकृतियों को रचा जाने लगा। लेकिन इन सब प्रयासों ने कलाकृतियों के को रचने का जो विषय वस्तु है, पहले इतिहास, धर्म, आध्यात्म, पौराणिक कथाओं से ली जाती थी, समसामयिक जीवन को चित्रित किया जाता था, उस सब को एक तरफ कर दिया और मनोविज्ञान को, मानव के व्यवहार को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया कला के क्षेत्र में। इस नए वातावरण में कला और सौंदर्य की नवीन व्याख्या में फ्रॉइड के मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांतों का आधार लिया गया है। फ्रॉइड ने भी कला, स्वप्न और मनोरोग को एक समान माना है। फ्रॉइड ने भी यह माना है कि कला में, स्वप्न में और मनोरोग की दशा में हम अपने अचेतन की अतृप्त इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार फ्रॉइड के अनुसार कला और सौंदर्य की जड़ें मन की किसी गहरी और छिपी हुई परतों में हैं। फ्रॉइड ने यह माना कि हमारी जो कलाकृतियां हैं वो रची जाती हैं, उसमें चेतन अवस्था, चेतन मन के बजाय अचेतन मन का प्रभाव अधिक रहता है। इस प्रकार की अवधारणाओं को समझाने हेतु मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांत जो फ्रॉइड ने दिए थे, उनका ज्ञान आवश्यक है।